दोस्तों ये आपका जीएस का मॉडल पेपर नंबर 31 आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 और 7 दिसंबर की जो 4 पाली की परीक्षाएं हुई एलटी ग्रेड की, उसमें आप लोगों को 30 मॉक टेस्ट करवा दिए गए थे। तो 30 मॉडल पेपर जो करवाए गए उससे बहुत अधिक बेनिफिट मिला था बच्चों को और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से कवर हुए। देखो फ्रेंड, जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे तो आपको 2 लिंक मिलेगा। पहले लिंक में अभी तक आपका जो एलटी गेट का सिलेबस है उस पर जितनी भी क्लासेज अब तक हुई हैं थियरी की, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो उसका एक प्लेलिस्ट है और दूसरे प्लेलिस्ट में अभी तक जितने भी मॉडल पेपर करवाए गए हैं सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे एक जगह पर। तो इससे आपको बहुत अधिक सुविधा मिलती है कि कौन कौन से टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, कौन सा छूट गया है, कौन सा आपको अभी कवर करना है, सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाती हैं। और देखो दोस्तों, जब आप लेक्चर देखते हैं तो लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों के नोट्स भी बनाने पड़ते हैं और नोट्स बनाना इतना आसान काम नहीं होता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो आपका समय बचाने के लिए हमने एक पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया है। आप चाहें तो इस ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको जीएस और करंट अफेयर जनवरी से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर हुए हैं सारे नोट्स आपको एक साथ मिल जाते हैं ताकि आप सिर्फ रिवीजन कर सकें। यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर करवाए गए हैं उनकी आपको डिटेल पीडीएफ मिल जाती है और जितने भी मॉडल पेपर हैं उनकी भी पीडीएफ आपको दे दी जाती है। जैसे कि आज का ये जो लेक्चर है इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है और आपको ये भी बता दें कि करंट अफेयर पर ही बेस्ड होगा आज का यह मॉक टेस्ट और सभी जो 30 प्रश्न हैं वो करंट अफेयर पर ही आधारित हैं और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। तो सभी प्रश्न आप कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि कौन होंगे? दोस्तों देखो, गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, लेकिन जो अतिथि होते हैं, जो तैयारियां होती हैं वो पहले से ही स्टार्ट कर दी जाती हैं। तो फिलहाल अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2026 में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाएगा तो उसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर है वो रहेगा विकल्प सी, यानी कि एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लियोन, दोनों का ही जो संबंध है वो ईयू से है। ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन से है, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर पहली बार यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लियोन और यूरोपियन काउंसिल की अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को चीफ गेस्ट बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि 2025 का जो गणतंत्र दिवस था उसका क्रम कौन सा था? 76 था और अब 2026 में ये क्रम कौन सा होगा? 77 होगा। तो जो 2025 का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, चीफ गेस्ट कौन बने थे? प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया से। और अब 26 जनवरी 1950 के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि हमारा पहला गणतंत्र दिवस था। चीफ गेस्ट कौन थे? तो सुकर्णो थे, जो कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन दोस्तों ये भारत में ही किया गया था। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो आयोजन था, क्योंकि भारत में हुआ था तो इसको नाम दिया गया भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, यानी कि BIRC, ठीक है ना। और इसका आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया गया था, जो कि प्रगति मैदान के पास ही बना है। 30 और 31 अक्टूबर को आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय चावल निर्यातक महासंघ के द्वारा। देखो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये याद रखिएगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर मिलेगा आपको? तो फिलीपींस में मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस में है, लेकिन भारत में जो चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है ये उड़ीसा के कटक में है, ठीक है ना, याद रखना। और भारत में जो पहला राइस एटीएम खोला गया ये कहाँ पर खोला गया? तो याद रखना कि भारत में जो पहला राइस एटीएम था दोस्तों ये उड़ीसा में खोला गया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जो एलटी गेट का पेपर होता है उसमें अक्सर फसलों की प्रजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ICAR ने भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्में, जिसमें एक का नाम है DDR100 कमला, दूसरे का नाम है पूसा DST1, ये जो दोनों किस्में दोस्तों ये चावल की किस्में हैं, इसको आप याद रखिएगा। इसको डेवलप किया गया है ICAR के द्वारा और ये पहली चावल की किस्में हैं जो कि जीनोम संपादित हैं, ठीक है ना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम तैयार किया है?
तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो गेहूँ, चावल, जौ और मक्का में किस एशियाई फसल का? तो चावल का, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो यह पहली एशियाई फसल है चावल, जिसका वैज्ञानिकों ने पैन जीनोम तैयार किया है। ये पैन जीनोम क्या होता है दोस्तों? तो आप जान लीजिए कि इससे जो चावल की विभिन्न किस्में हैं उनमें जो जीन होता है उसको डिकोड करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन टॉप पर रहा? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। SAAF सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में टॉप पर दोस्तों कौन है? तो आंसर है विकल्प ए, यानी कि भारत। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। आपको बता दें कि इसका जो आयोजन है रांची में किया गया था 24 से 26 अक्टूबर 2025 तक। और SAAF का मतलब साउथ एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन, ये याद रखिएगा आप। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मैंने बताया रांची में। रांची में कहाँ पर? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में, ठीक है ना। और भारत ने इसमें 10 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक, यानी कि कुल 58 मेडल अपने नाम किया है। अगर आप मेडल टैली को देखेंगे तो टॉप पर आता है इंडिया, दूसरे स्थान पर आता है श्रीलंका और तीसरे स्थान पर आता है नेपाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोकीपीडिया को लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? ग्रोकीपीडिया नाम से स्पष्ट है, अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। IBM भी नहीं, माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं, XAI, जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट है। एलन मस्क की कंपनी है XAI जिसने ग्रोकीपीडिया को लॉन्च किया है। आपने विकीपीडिया का नाम सुना होगा, तो विकीपीडिया में क्या होता है, सारी जानकारी तो आपको मिल जाती है, लेकिन ग्रोकीपीडिया में AI को इनबिल्ट किया गया है, यानी कि जो भी चीज़ें आप सर्च करेंगे उसमें आपकी मदद करेगा AI, ठीक है ना। तो ग्रोकीपीडिया बाई एलन मस्क, मतलब XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इस ड्रोन के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये जो है ना, इसे रोका नहीं जा सकता, मतलब अगर इसे आप रोकेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन ड्रोन का परीक्षण किया गया है, किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया गया है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए आपका पोसाइडन ड्रोन है, पानी के नीचे चलेगा ये, और रूस ने कहा कि इसे रोक नहीं पाएगा कोई। स्पीड इसकी होगी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की, वजन रहेगा 100 टन। ये काफ़ी बड़ी भी है, आप देख पा रहे होंगे। और देखो दोस्तों, अगर बात करें रूस के बारे में तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके के पॉइंट हैं जो कि करंट अफेयर में भी आएंगे। जैसे कि अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना था? तो ये रूस ही था। और रूस ने 2036 से पहले शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन को लॉन्च करने की घोषणा भी की है, ठीक है ना। और कैंसर के लिए विश्व का पहला जो mRNA टीका बनाया गया था, जिसको नाम दिया गया था इंटरोमिक्स। क्या नाम दिया गया था? इंटरोमिक्स। ये जो टीका है कैंसर के लिए दुनिया का पहला टीका बनाया गया रूस के द्वारा। इसमें mRNA आप समझ रहे होंगे, यम इज़ फॉर मैसेंजर, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और इसी के साथ JAPAD 2025 जपड 2025, यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि रूस और बेलारूस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वो मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड निजनी रूस में किया जा रहा है, ठीक है ना। और भारत और रूस के बीच में जो सैन्य अभ्यास होता है इंदिरा नाम से, एक सैन्य अभ्यास भी होता है, एक नेवल भी होता है। तो दोनों आयोजन जो होते हैं इस साल तो भारत में किए गए थे। इंदिरा नामक ये जो एक्सरसाइज है भारत और रूस के बीच में आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो 30 सितंबर 2025 तक का आंकड़ा है जिसमें कहा गया शक्ति मंत्रालय के द्वारा कि भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता जो है बढ़ के 500 गीगावाट हो गई है। विकल्प बी आपका सही आंसर है। तो ये जो 500 गीगावाट बिजली भारत उत्पन्न कर रहा है, इसमें जीवाश्म फासिल यानी कोयले से उत्पन्न 245 गीगावाट जो कि कुल ऊर्जा का 49% है, और गैर जीवाश्म ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से 256 गीगावाट मतलब लगभग 51% जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? मतलब गैर जीवाश्म ऊर्जा से हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा शामिल है 127 गीगावाट के साथ, पवन ऊर्जा शामिल है 53 गीगावाट के साथ, हाइड्रो पावर शामिल है, यानी कि जैसे कि जल ऊर्जा होती है ना, बांध बनाए जाते हैं उससे जो बिजली उत्पन्न होती है 47 गीगावाट। तो आप इसमें देखेंगे ना, तो जो रीन्यूएबल एनर्जी हम लोग पैदा कर रहे हैं उसमें सर्वाधिक जो योगदान है सौर ऊर्जा का है, सोलर एनर्जी का है, ये आप याद रखेंगे।
और मोस्ट पॉइंट ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़रूरी है, यहाँ से कई प्रश्न बन सकते हैं जिनको मैंने एक में समेट दिया है। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता हासिल करना। रीन्यूएबल एनर्जी कितना? 500 गीगावाट। तो ये बिल्कुल सही है। भारत का लक्ष्य था कि 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 50% रीन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करना। तो ऊपर आपने क्या देखा, हमने रीन्यूएबल एनर्जी में 51% का लक्ष्य हासिल कर लिया है, मतलब 5 साल पहले ही। तो ये कथन भी आपका करेक्ट हो गया, मतलब 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये याद रखिएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी कि 2070 तक भारत का लक्ष्य है कि वो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे एक लाइन मत समझिएगा, ये बहुत पावरफुल लाइन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस दोस्तों ये मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को। अक्टूबर के महीने में 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 16 अक्टूबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि बात करें 6 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं। हालांकि 2025 में इसे मनाया गया 6 अक्टूबर को, लेकिन याद रखना प्रतिवर्ष ये 6 अक्टूबर को नहीं पड़ता है, ये अक्टूबर का जो पहला सोमवार होता है उस दिन मनाया जाता है। मतलब जो डेट है वो वैरी कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन अक्टूबर का जो पहला सोमवार होगा उसी दिन मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट आपका है 8 अक्टूबर, तो 8 अक्टूबर को आप मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे। और 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 इम्पॉर्टेंट डे, विश्व खाद्य दिवस और वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 को किसने जीता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 को जीता गया है किसके द्वारा? भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और चिली। सही आंसर आपका है दोस्तों भारत, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में जो जयपुर पोलो ग्राउंड है, नाम जयपुर है लेकिन ये जो ग्राउंड है पोलो ग्राउंड नई दिल्ली में है, यहीं पर ये आयोजित हुआ था। और भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे? तो सवाई पद्मनाभ सिंह, ठीक है ना। उप विजेता किसको हराया गया? तो हार गया अर्जेंटीना, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। उन्होंने कहाँ से उड़ान भरी थी? दोस्तों उन्होंने उड़ान भरी थी कहाँ से? अंबाला वायुसेना स्टेशन से, यानी कि विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल जेट में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में महिला सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2025 में महिला सुरक्षा योजना दोस्तों ये शुरू की गई है केरल सरकार के द्वारा। विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है। इसमें क्या होगा महिला सुरक्षा योजना में? दोस्तों इस योजना में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनकी उम्र 35 से 60 वर्ष के बीच में है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अदर स्टेट में चलाई जा रही हैं और एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इनका रिवीजन करते हैं। पहला है शक्तिश्री कार्यक्रम। तो दोस्तों ये जो शक्तिश्री कार्यक्रम है ये उड़ीसा में चलाई गई एक योजना है जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से कृषि समृद्धि योजना है जिसका मतलब जो शुरू की गई है महाराष्ट्र में। सेतुबंध विद्वान योजना, तो सेतु से पुल मत समझ लेना, सेतुबंध विद्वान योजना शुरू की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अन्नदाता सुखी भव योजना आंध्र प्रदेश की योजना है। श्रम श्री योजना वेस्ट बंगाल की है। एग्जैक्टली जब भी श्री लग जाए लास्ट में ना समझ लेना वो बंगाल की है, क्योंकि ज़्यादातर जो योजनाएं बनती हैं बंगाल में योजनाओं के अंत में शक्ति श्री, श्रम श्री ऐसे श्री लगा देते हैं। और बिहार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। और सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेंगे एक बार ना तो कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और रिवाइज कैसे करेंगे? तो ये जो पीडीएफ है ये आपको पेड ग्रुप में दी जाएगी, तो पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। वो जो पहले वाली 30 है वो भी मिल जाएगी, जो लेक्चर हुए हैं अब तक वो भी मिल जाएंगे जीएस और करंट के, साथ ही साथ जो नए लेक्चर हो रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। और आपको जो है मॉक टेस्ट भी मिलता रहता है ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। अब ये बताइए कि आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है, ये तो आपको पता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? गेस करिए कहाँ पर है। सही जवाब इसका विकल्प बी यानी कि केरल में यह स्थित है।
और ध्यान दीजिएगा केरल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट हैं, जैसे कि केरल का जो पहला स्किन बैंक खोला गया यह तिरुवनंतपुरम में खोला गया। कई बार होता है ना कि आपको स्किन की ज़रूरत पड़ती है, जल गया है कोई तो स्किन चाहिए, तो ये स्किन बैंक तिरुवनंतपुरम में है। केरल के पर्यटन में एक पाटा गोल्ड अवार्ड होता है, PATA गोल्ड अवार्ड, तो केरल के पर्यटन ने इसको जीता है। और भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। तो ध्यान देना 100% डिजिटल साक्षर राज्य बना है केरल, ये याद रखेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है डिजिटल साक्षर में, और साथ ही साथ अगर प्रश्न ये बन गया कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है, तब उत्तर आपका बदल जाएगा। अगर पूछा गया कि 100% डिजिटल साक्षर राज्य, तो केरल है, और ये डिजी केरल कार्यक्रम चलाया गया था, उसी के अंतर्गत ये उपलब्धि हासिल की गई है केरल के द्वारा। लेकिन प्रश्न अगर ये बन गया कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है, तो फ्रेंड्स इसका फिर आंसर क्या होगा? इसका आंसर बन जाएगा मिजोरम। विकल्प ए आपका करेक्ट है। पहला बना था मिजोरम, फिर दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा हिमाचल प्रदेश, और सबसे पहले बन चुका था एक और यूटी है वो, जो कि लद्दाख है। तो ध्यान दीजिएगा लद्दाख के साथ कुल 5 स्टेट हो जाते हैं, लेकिन केवल स्टेट तो 4 हो जाएंगे जो कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्यों की संज्ञा पा चुके हैं। तो ये जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षर होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जहाँ 95% से अधिक साक्षरता दर हासिल हो गई हो, ठीक है, उसे कहते हैं। और ये जो 95 से अधिक साक्षरता दर हासिल की गई है किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो उल्लास योजना के अंतर्गत इसे प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय ने जारी किया है? CLAMP क्लैम्प पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है दोस्तों? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस, यानी कि विकल्प ए आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारे कोयला और खान मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, जिनके द्वारा कोयला शक्ति डैशबोर्ड जारी किया गया, ये एक वेबसाइट है, और क्लैम्प पोर्टल जारी किया गया था। क्लैम्प का मतलब क्या हो गया? कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट पोर्टल। अब आप समझ गए होंगे क्लैम्प का उद्देश्य क्या है, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान कीजिए। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पोर्टल के नाम बता रहा हूँ, आपको बताना है कि कौन सा इसमें असुमेलित है। सभासार वेब पोर्टल, ये पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया था, करेक्ट है। और उम्मीद पोर्टल अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने लॉन्च किया था, ये भी करेक्ट है। ज्ञान भारतम पोर्टल PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो प्रतिभा सेतु पोर्टल दोस्तों, इसे जारी किया गया है UPPSC के द्वारा, तो ये कथन गलत है। इसे जारी किया गया है UPSC संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो विकल्प बी हमारा जो है ये असुमेलित है, यही हमारा आंसर है। और इसी प्रकार से आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है द्रव्य पोर्टल, ये भी आप याद रखना, ठीक है ना। 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? एग्जैक्टली फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ध्यान देना, अगर UT पूछ लिया तो कुल कितने UT अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 5। और कितने स्टेट मनाते हैं? तो याद रखना 8। यानी कुल मिला के UT प्लस स्टेट देखें तो 13 ऐसे UT और स्टेट हैं जो कि अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। कौन कौन से हैं, कितने लोगों के नाम आपको पता है? तो फिलहाल तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि राज्य के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 8। अब मैं आपका एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आप फिर से याद कर लें। तो UT में ये 5 UT हैं। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुआ था। पुडुचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954 को, चंडीगढ़ की 1 नवंबर 1966, दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956 और अंडमान निकोबार की 1 नवंबर 1956 में हुई, ठीक है ना। अब UT में देखिए 1956 3 राज्य हैं, लक्षद्वीप, दिल्ली और अंडमान निकोबार, इनका जो स्थापना दिवस है बिल्कुल सेम है, ठीक है। पुडुचेरी उसके पहले है 1954 में ही, चंडीगढ़ 1966 में, ठीक है ना। राज्यों में देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को, हरियाणा की 1 नवंबर 1966, पंजाब की 1966, केरल की 1966, कर्नाटक 1972, मध्य प्रदेश सन 2000, छत्तीसगढ़ सन 2000, तमिलनाडु 1956। तो ये 8 स्टेट आपके हो गए, 8 राज्य हो गए जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को होता है। आगे बढ़ते हैं। बताइए कि साहित्य अकादमी में पहली बार एक लिथुआनाई उपन्यास का हिंदी में अनुवाद जारी किया गया है। उपन्यास का नाम आपको बताना है, क्योंकि ये पहली बार घटना हुई है। लिथुआनिया के जो नावल राइटर हैं, तो उनका जो उपन्यास है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है।
और ये है द लास्ट डे, यानी कि विकल्प सी आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है ना, द लास्ट डे। और इसके लेखक कौन है, तो नाम इनका जारोस्लेवस मेलिनिकास, क्या नाम है, जारोस्लेवस मेलिनिकास, ये लेखक हैं। और ये जो किताब उन्होंने लिखी है द लास्ट डे, इसका अनुवाद किया गया है हिंदी में पूनम तिवारी के द्वारा। दोस्तों बात करें अगर साहित्य अकादमी के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1954 में 12 मार्च को। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक हैं। और ये भी याद रखना 2024 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था हिंदी का, वो गगन गिल को मिला था, मैं जब आई बाहर के लिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, और एक प्रश्न यहाँ से भी निकल सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आपको ऐसे ही पढ़ाया जाए, मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको गेन करवाया जाए। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में असुमेलित की पहचान करना है आपको। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025, क्या ये मिला था कुमार मंगलम बिरला को, हाँ सही है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2025 मारियांगेला हुंगरिया को मिला था, जो कि ब्राज़ील की हैं, ये भी आपका करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, ये दोस्तों दिया गया बानो मुश्ताक को, यहाँ तक सही है, लेकिन ये भूटान की नहीं है, तो ये आपका जो है असुमेलित हो गया, आंसर सी। और बुकर पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत पावरफुल है। बुकर पुरस्कार 2025 दोस्तों ये मिला है हंगरी के लेखक डेविड इस्जेले को, क्या नाम है, डेविड इस्जेले, हंगरी के हैं, इनको बुकर पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार ये दो पुरस्कार हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो फिलहाल जो बानो मुश्ताक है दोस्तों, ये कहाँ से हैं, ये भूटान से बताया गया ना, तो गलत था, ये भारत से ही हैं। इन्होंने कन्नड़ भाषा में एक नावल लिखा था हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था दीपा भास्ती के द्वारा, और यूपी पीसीएस 2025 में ये प्रश्न आया भी था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आईसीसी वोमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब दोस्तों जीता गया था भारत के द्वारा। भारत ने हराया किसको था, साउथ अफ्रीका को। तो किसको हराया था भारत ने, तो साउथ अफ्रीका को। कौन जीता था, भारत। तो इसका आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किया गया था। होस्ट था भारत और श्रीलंका, दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। विनर इंडिया बना था। और ध्यान दीजिएगा कि ये इसका 13वां एडिशन है, यानी कि आईसीसी वोमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 13 बार आयोजित हो चुका है, और पहली बार भारत ने अपनी जीत दर्ज कराई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। और इस पूरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गई हैं दीप्ति शर्मा, प्लेयर ऑफ द फाइनल चुनी गई हैं शेफाली वर्मा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में फिडे शतरंज ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया। तो दोस्तों फिडे शतरंज ट्रॉफी का नाम बदल गया है। हालांकि 2025 में इसका जो आयोजन है ये भारत में ही किया जा रहा है। कहाँ पर, तो भारत के गोवा में। और अब इसका नाम हो जाएगा विश्वनाथन आनंद शतरंज ट्रॉफी, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क 2025 के तहत यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता प्रदान की गई है। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की मान्यता दोस्तों दी गई है यूनेस्को के द्वारा, किसको, तो लखनऊ को। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो लखनऊ को यह सम्मान क्यों मिला, लखनऊ को यह सम्मान सदियों पुरानी जो उसकी व्यंजन कला है उसके लिए, साथ ही साथ जो अवधि व्यंजन शैली है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है के लिए प्रदान किया गया है। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को का जो 83वां सम्मेलन हुआ था, 43rd नंबर का समिट, उसी के दौरान घोषणा यह की गई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के कितने शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क दैट इज UCCN के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों ये मत सोचना कि लखनऊ पहला शहर है या एकमात्र शहर है, लखनऊ 9वां शहर बना है। तो अब तक कुल 9 शहर जो है UCCN दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से शहर हैं तो देख लेना इसमें, जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड और लखनऊ हैं। ये 9 शहर हैं जो कि यूनेस्को के UCCN में शामिल हो चुके हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर्स पेरिस में मिलेगा आपको। DG वर्तमान में कौन है, खालिद अल अनानी हैं, और ये कहाँ से हैं, तो ये मिस्र से हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 67 को, ध्यान देना यह पहली बार हो रहा है जब कोई नंबर है जिसे मतलब वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। किस अंग्रेजी डिक्शनरी के द्वारा 67 को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो दोस्तों ये घोषित किया गया है dictionary.com के द्वारा। आपको लग रहा होगा कि 67 का मतलब क्या होता है,
67 का मतलब दोस्तों ये होता है जो जेन जी है, जिसको आप जेन जेड भी कह सकते हैं। तो जेन जेड वाले जो हैं 67, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 19-20 का फ़र्क है, उसी प्रकार से वो 67 बोलते हैं, मतलब ठीक ठाक, ठीक है ना। तो ये 67 का एक मीनिंग निकल रहा है। तो ये जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है किसके द्वारा? Dictionary.com के द्वारा। और दोस्तों इसी प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया था कि पैरासोशल करके एक शब्द है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। आपको ये बताना है कि ये वर्ड किसने घोषित किया था। देखते हैं कितने लोगों को याद है पैरासोशल को वर्ड ऑफ द ईयर किसके द्वारा घोषित किया गया है। आप सर्च करेंगे तुरंत मिलेगा आपको, लेकिन देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए कि वर्ल्ड वीगन डे कब मनाया जाता है। दोस्तों वीगन कौन होते हैं? ऐसे लोग जो शाकाहारी होते हैं लेकिन दूध दही तक नहीं खाते हैं, मतलब अगर जानवर से उत्पादित कोई भी चीज़ है, दूध दही तक भी वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें कहते हैं वीगन। तो वर्ल्ड वीगन डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये होता है 1 नवंबर को। और देखो इससे दुनिया को बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो मांस आपके सामने आता है, जो बहुत सारी चीज़ें जो पशुओं से उत्पादित होती है ना, उनमें बहुत सारी पशु क्रूरताएँ भी शामिल होती हैं। जैसे कि मांस का उत्पादन होता है तो वहाँ पर भी देख लीजिए, या फिर अगर आप दूध के उत्पादन में देखेंगे तो जो मेल बच्चे होते हैं, कब्स वगैरह होते हैं, उनको मार दिया जाता है। तो इसीलिए जो वीगन है वो ये कहते हैं कि अगर आप पशुओं पर निर्भर रहेंगे ही नहीं तो उनकी हत्याएं नहीं होंगी, ठीक है ना। इसीलिए इसकी थीम रखी गई है वीगनिज्म एंड इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द प्लानिट, एनिमल्स एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। एपेक शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर दोस्तों साउथ कोरिया में, यानी कि विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन, यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट 2025, ये 33वां संस्करण था। आयोजन कहाँ पर हुआ? साउथ कोरिया के। कहाँ पर? तो ग्योंगजू में, ठीक है ना। 31 से लेकर 1 नवंबर के बीच में। 2024 वाला जो आयोजन था यह पेरू में हुआ था, और 2026 वाला होगा शेंझेन में, जो कि चीन में है। ध्यान दीजिएगा कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यह पैसिफिक रिम में सदस्य देशों के लिए एक अंतर सरकारी मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में फ्री ट्रेड को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? 51वां G7 समिट 2025 ये हुआ कनाडा में, करेक्ट है। G20 2025 सम्मेलन कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका में, सही है। 17वां ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में, सही है। और क्वाड सम्मेलन 2025 ये भारत में हुआ था। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। उत्तर बनेगा ऑप्शन ई, ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना, ये याद रखना। अगला है भारत की 94वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है? सूरसागर झील, कोलेरू झील, बैकाल झील या फिर गोगाबिल झील। तो दोस्तों भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हो गई हैं? 94 हो गई हैं, और 94 नंबर की बनी है गोगाबिल झील। ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बिहार में स्थित है। बिहार में अब कुल मिला के कितनी रामसर साइट्स हो गई हैं? तो 6 हो गई हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। और गोगाबिल झील ये मिलेगा आपको कटिहार जिले में। सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो प्रदेश है वो तमिलनाडु है, जहाँ पर 20 रामसर साइट हैं। दूसरे स्थान पर यूपी है, जहाँ पर 10 रामसर साइट हैं। और ये देखिए चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चावंग का मतलब होता है शरद से, मतलब जाड़े की शुरुआत से, कुट का मतलब फसल से होता है। तो आपको बताना है कि चावंगकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर बनेगा मणिपुर, विकल्प सी करेक्ट है। और इसे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष इसे 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चापचारकुट महोत्सव। तो दोस्तों ये जो चापचारकुट महोत्सव है ये मिजोरम का त्यौहार है, याद रखना। चावंगकुट कहाँ का है? मणिपुर का। चापचारकुट कहाँ का है? मिजोरम का, ठीक है ना। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो बायोस्फीयर रिजर्व दिवस तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ना कुछ स्टेटिक के पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो 18 हैं। लेकिन दोस्तों 18 में से 13 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया था? तो नीलगिरी के पहाड़। ये 3 स्टेट में हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में।
सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है किस राज्य में है, तो गुजरात में है, कच्छ वाला। और सबसे छोटा कौन सा है, तो असम में स्थित है, डिब्रू सैखोवा। ठीक है ना। अब एक प्रश्न है, अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका आंसर करते हैं। चलिए बताइए कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है। तो फटाफट इसका आंसर करिए। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं किस पर, 94522, ये देखिए आपको नंबर मिल गया है 9452252260 पर। आप लिखेंगे हेल्प और आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।